बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुआशी लिहाज से जो खबरें सामने आ रही हैं वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी नहीं है। उसके अलावा भी जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में मुआशी तौर पर और महंगाई की ख़ास तौर पर पैदा हुई है, उससे आवाम के अंदर जो बेचैनी है वो बढ़ रही है, तशवीश बढ़ रही है। और वो लोग भी जो मुसलसल नून लीग और उसके इत्तेहादियों की हिमायत करते चले आ रहे थे, जब पेट्रोल 210 रुपये का हुआ है तो उनकी भी चीखें निकल गई हैं और वो भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये कौन सी मुआशी हिकमत अमली है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई अगर आपने यही कुछ करना था तो फिर आपका इल्ज़ाम इमरान खान पर भी तो यही था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने गरीब आदमी की जेब से पैसे निकलवा लिए, कुव्वत ख़रीद ख़त्म कर दी। अगर सब कुछ इमरान खान पर यह इल्ज़ाम था और इसी वजह से उसको घर भेजा गया और आप आए हैं और आप वही कर रहे हैं बल्कि उससे बढ़कर कर रहे हैं, तो फिर आप आए क्यों हैं? सवाल ये पैदा होता है ना कि फिर आप क्यों आए हैं। और यही करना है तो फिर इमरान खान भी कर रहा था और यही तो इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर भी था। यही इमरान खान भी कहता था कि हमारे ऊपर मुश्किलात इतनी हैं, आलमी महंगाई है, एक ओवरऑल पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है, लेकिन हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यही अगर आर्गूमेंट आप दे रहे हैं, मरीम नवाज़ की ट्वीट अगर आप देखें, यही आर्गूमेंट है उनका कि मुश्किल तरीन हालात हैं जी, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है आवाम को निकालेंगे। यही वो जुमले हैं जो इमरान खान कहा करते थे। यही आप कह रहे हैं, तो फ़र्क क्या है इसमें? और फिर अगर आपने यही कहना है तो फिर आप आए क्यों हैं? आप तो इसलिए आए हैं कि महंगाई को ख़त्म करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन पिछले चंद दिन में जो चीज़ें हुई हैं ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, एक तो पेट्रोल की कीमत 60 रुपये लीटर बढ़ी है सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर, बल्कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर। 26 तारीख को बढ़ रही है और 2 तारीख को फिर बढ़ गई, तो 1 हफ्ते में दूसरी मरतबा कीमत बढ़ गई। 60 रुपये कीमत पेट्रोल की हुई और 60 रुपये कीमत डीजल की बढ़ गई। 210 और 204 रुपये का पेट्रोल और डीजल हो गया। अब 210 रुपये का पेट्रोल हो गया। ये सारी बातें आप कई दफ़ा सुन चुके हैं कि ये जब अपोजिशन में तो क्या कहा करते थे और मिफ्ता इस्माइल साहब क्या करते थे। लेकिन मिफ्ता इस्माइल की एक बात बड़ी हैरानकुन है, वो ये कहते थे कि 26 तारीख को 28 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 26 को पेट्रोल बढ़ा, 28 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अभी तो बढ़ गया है और इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4 दिन में ये यकम को और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फिर बढ़ गया 2 तारीख को। इसका मतलब है फैसले मिफ्ता इस्माइल नहीं कर रहे, फैसले कोई और कर रहा है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल तो कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि बढ़ाना पड़ेगा। तो फैसले कौन? सागडार कर रहा है, फैसले IMF कर रहा है, फैसले कौन कर रहा है? बहरहाल ये एक लिस्ट देख लें कि पेट्रोल 60 रुपये लीटर महंगा हुआ, डीजल 60 रुपये लीटर महंगा हो गया, घी की कीमत में 208 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। और ये समवेयर कहीं 650 का, कहीं 700 का, कहीं 600 का, इस तरह से जो है वो घी और तेल का 1 लीटर मिल रहा है। और जब ये 350 हुआ था तो आपको याद है कि इन्होंने आसमान सर पे उठा लिया था कि जी हमने 170 रुपये छोड़ा था, तो इमरान खान ने 350 कर दिया। और इमरान खान कहता रहा कि इसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है और ये वो प्रोडक्ट है जो बाहर से आकर यहाँ तैयार होती है, तो इसलिए ये आलमी हालात की वजह से कुकिंग ऑयल महंगा हो रहा है, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। और अब जो है वो इस हुकूमत के आते ही इसमें इजाफा हो गया। आटा 20 किलो का जो थैला है उसमें 300 रुपये का इजाफा हुआ। और ये जो टीवी पर हम शोर सुन रहे हैं ना कि 400 रुपये का 10 किलो, 400 रुपये का 10 किलो, 800 रुपये का 10 किलो। अभी मैंने 80 रुपये किलो में अभी आटा ख़रीदने के लिए गया दुकान पर, तो मैंने पूछा कितने रुपये का किलो है, उसने कहा 80 रुपये का किलो। तो 80 रुपये का किलो, 800 रुपये का 10 किलो, 1600 रुपये का 20 किलो जो है वो मिल रहा है। और ये शोर मचा रहे हैं कि हम 800 रुपये का 20 किलो, 400 रुपये का 10 किलो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? उस दुकान का एड्रेस बताएं ताकि हम भी जाके लें। यूटिलिटी स्टोर के अलावा यूटिलिटी स्टोर से कितने लोग बेनिफिट करते हैं? बहुत कम लोग बेनिफिट करते हैं। तो आम आवाम सारी की सारी यूटिलिटी स्टोरों पे तो लाइनें लगा कर नहीं खड़ी हो सकती। तो ये आटे का की सूरत है। गैस, बिजली की कीमतें बढ़ी, जो है वो 8 रुपये फ़ी यूनिट। और उसके बाद गैस 45% महंगी। ओगरा ने, आज सारे अखबार में खबर लगी हुई है, ओगरा ने जो है वो मंजूरी दे दी है और गैस 45% महंगी हो गई है। अब आप सोचें कि अगले महीने का बिल जिसके हाथ में आएगा, उसका बिल में अगर 4 से 5 हज़ार रुपये का इजाफा होगा, जिसका 8,000 रुपये बिल आता था उसका 13-14 हज़ार रुपये बिल आ रहा होगा, जिसका 2,000 रुपये आता था, 3,000 रुपये आता था, उसका 5,000 रुपये बिल आ रहा होगा। और गैस का भी इसी तरह से 45% इजाफे के साथ जब बिल आ रहा हो, यानी इसका 1000 आता था उसका 1500 बिल आएगा, तो 1400 रुपये बिल आएगा। तो ये जब इजाफे के साथ लोगों के हाथ में बिल आएंगे और पेट्रोल के ख़रीदने के लिए 500 रुपये अदा करेंगे और 500 रुपये में महज 2.5 लीटर पेट्रोल बाइक में पड़ेगा। 500 रुपये में 2.5 लीटर पेट्रोल आपकी बाइक में 2.5 भी पूरा नहीं पड़ेगा शायद वो। तो उसके नतीजे में जो लोगों का रद्द-ए-अमल आएगा, जो लोग आपके बारे में कहेंगे, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और देखें, इससे भी तशवीशनाक सूरत हाल यह है कि एक शोर मच गया मुल्क में कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है। दिवालिया खुदा न खास्ता होता है या नहीं होता, इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि ये शोर मच जाए कि मुल्क दिवालिया हो रहा है।
जैसे अगर किसी शादी में शोर मच जाए ना कि खाना कम पड़ गया, खाना कम ना भी पड़ा हो तो कम पड़ जाता है, क्योंकि लोग फिर अफरा तफरी में ज़्यादा प्लेटों में निकालते हैं, ज़ाय करते हैं, वो घबरा जाते हैं, हो खाना तो कम पड़ गया। अब जब ये आवाज़ निकल जाती है कि जी मुल्क तो दिवालिया हो रहा है, उसके नतीजे में क्या करेंगे लोग? इन्वेस्टमेंट रोक लेंगे, बैंकों में पैसा रखना छोड़ देंगे, घबरा जाएंगे कि क्या होगा, प्लॉट नहीं खरीदेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसे नहीं लगाएंगे, नया बिजनेस शुरू नहीं करेंगे, नई इंडस्ट्री शुरू नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाएंगे, घबरा जाएंगे, पैसा रोक लेंगे, अलमारियों में दबा लेंगे। तो उससे क्या होता है कि उससे मुल्क को एक और तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो ये जो एक आवाज़ निकली है कि मुल्क दिवालिया हो सकता है, ये भी उतना ही ख़तरनाक है जितना कि मुल्क दिवालिया होना ख़तरनाक होता है। तो ये परसेप्शन जो है चेंज करने के लिए हुकूमत को अपनी आउटलुक को बेहतर करने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक आउटलुक को। लेकिन इकोनॉमिक आउटलुक की सूरत हाल ये है कि मूडीज़ ने मुस्तहकम से उसका स्टेटस मनफी कर दिया पाकिस्तान की। अब कुछ तो हुआ है ना पिछले 2 महीने में। अगर आप कहते हैं कि जी ये इमरान खान का सारा किया धरा है, तो भाई पिछले 2 महीने में कुछ तो हुआ है कि 2 महीने पहले मुस्तहकम आउटलुक आ रही थी और आज मनफी आउटलुक आ रही है। कुछ तो की जिम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर भी आती होगी। और फिर कहा जा रहा है कि जी हम 3.5 साल का गन 70 दिन में साफ नहीं कर सकते। शायद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, मरियम कह रही हैं कि जी हम 60 दिन का गन जो है वो इतने दिन में साफ तो नहीं कर सकते, 45 दिन में, 50 दिन में या 60 दिन में साफ नहीं कर सकते। तो भाई जब इमरान खान ये कहता था तो आप ये बात मानते नहीं थे, आप कहते थे कि नहीं 100 दिन हो गए, कारकर्दगी का हिसाब दो। तो ये मेरा ख्याल है इस तरह से चलेगा नहीं, बहुत मुश्किल सी सूरत हाल पैदा हो रही है। और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, हुकूमती इदारा, सरकारी इदारा शुमारियात, उसकी रिपोर्ट है इस हफ्ते की, जुम्मे को जो आती है, हर हफ्ते जुम्मे को रिपोर्ट आती है, उसमें कहा गया कि 2% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है एक हफ्ते में महंगाई में। 2% महीनों में कहीं चंद आशारिया बढ़ती है, 0.5, 0.3, 0.2। जब हम कहते हैं ना कि 9.5 से 9.7 होगी तो सिर्फ 0.2 बढ़ती है, तो शोर मचता है कि जी 9.2 से 9.5 से 9.7 हो गई, 0.2 का इजाफा हो गया। और यहाँ पर सीधा 2% महंगाई में इजाफा एक हफ्ते में, और उसके नतीजे में महंगाई की शरह जो है वो 20% को क्रॉस कर गई है। अब बताइए कि जो तनख्वाहदार तबका है उसका क्या होगा? मजदूर तो चलें अपनी मजदूरी बढ़ाने का तकाजा करेगा, लेकिन देने वाले की जेब में भी तो सकत होनी चाहिए। जो दुकानदार है वो अशिया की कीमतें बढ़ा देगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन शायद वही रहेगा जो पहले था। लेकिन आम तनख्वाहदार आदमी का क्या होगा जिसकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, ना पब्लिक सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा और महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। तो आम आदमी क्या करेगा, सफ़ेद पोश क्या करेगा? ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। आप ज़रा आ जाएँ 1-2 चीज़ों पर सियासी तौर पर। शफ़क़त महमूद साहब का शोर मचा हुआ है, आज अखबारों में भी खबर है कि रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, और उन्होंने वाकई रिज़ाइन कर दिया है। ख़बर यह है कि जी आज डॉन ने लिखा हुआ है कि असल बात यह है, वैसे तो उन्होंने सेहत का बहाना बना कर रिज़ाइन किया है, लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने चूँकि पंजाब में नाकाम रहे हैं लॉन्ग मार्च करने में और लोग निकालने में, इस इल्ज़ाम के तहत उनको इमरान खान ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दें। ये डॉन की खबर है। अच्छा देखें, मुझे नहीं पता कि शफ़क़त महमूद साहब की कारकर्दगी पर इमरान खान कितना खुश और कितना नाराज़ हैं, लेकिन एक बात जो फैक्ट है वो ये है कि शफ़क़त महमूद जो हैं वो जिस दिन धरना हुआ उससे एक दिन पहले से वो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला थे, और जिस दिन लॉन्ग मार्च निकलना था उस दिन भी उनको तकलीफ़ थी, लेकिन फिर भी वो स्पॉट पर पहुँचे। लेकिन गाल ब्लैडर की तकलीफ़ उतनी शदीद थी कि वो उस तरह से आंसू गैस की शेलिंग का सामना नहीं कर सकते थे, और सिर्फ हाजिरी लगवाई उन्होंने और फिर चले गए। और अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए जाकर ऑपरेशन कराने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप लेट हैं, आपको चंद दिन पहले ये करना चाहिए था, आपकी तकलीफ़ बढ़ गई है। और फिर उसी दिन उनका ऑपरेशन हुआ और पिछले 10 दिन से वो हॉस्पिटल में हैं। अभी भी शफ़क़त महमूद, इस वक्त भी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शफ़क़त महमूद इस वक्त भी हॉस्पिटल में है। हो सकता है उनकी कारकर्दगी भी अच्छी ना रही हो पंजाब में लॉन्ग मार्च के हवाले से या लोगों को निकालने के हवाले से, लेकिन ये फैक्ट भी अपनी जगह है कि वो बीमार भी हैं। और उन्होंने इमरान खान को लिख भेजा है कि वो अपनी सेहत की वजह से, डॉक्टर ने उनको 1.5-2 महीने तक आराम का मशवरा दिया है, तो वो पार्टी में मुतहरिक किरदार अदा उस तरह से नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि उनकी जगह पर अब पार्टी ने मुतबादल का फैसला किया है और उसके लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम फाइनल किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिस जवामर्दी के साथ, जिस दलेरी के साथ आंसू गैस की शेलिंग का सामना किया, और बल्कि वो जो आपको याद होगा जब हमाद अज़हर के घर पे सब लोग जमा थे, ये भी थे, महमूद रशीद भी थे, हमाद अज़हर थे, ज़ुबैर नियाज़ी थे और लोग थे, सब जमा थे। तो शोर मचा के पुलिस आ गई, छापा पड़ गया, कोई छुप गया, कोई छत पे चला गया, कोई फ्रिज के पीछे छुप गया, कोई महमूद रशीद साहब स्टोर में छुप गए। तो यास्मीन राशिद ने उन सबको बुलाकर कहा, बिठाकर कहा, उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें ट्रिक्स बताती हूँ, जैसे ही पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए ज़मीन पर बैठ जाओ,
ज़मीन पर बैठ जाओ और तुम्हें उठाना जो है वो जब बंदा ढीला होकर बैठ जाता है तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद उनको ट्रिक बता रही थी, 72 साल की बूढ़ी खातून उनको ट्रिक्स बता रही थी और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद जब बाहर निकली, पुलिस को देखा, वो ज़मीन पर बैठ गई। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन देकर दिखा दी कि आप मुझे उठा के दिखाओ, कैसे उठाएंगे। तो आप पुलिस के पास, जो पुलिस ने फिर ये ज़ुबैर न्याज़ी वगैरह को अगले दिन जो पकड़ा, तो पुलिस के पास इस तरह की ट्रिक में ही होती है कि यहाँ कमर बंद से हाथ डालते हैं और कमर बंद से उठा के उसको करते हैं, लेकिन ये बहरहाल मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यास्मीन राशिद जो हैं वो, उन्होंने घबराने की बजाय उन्होंने कहा कि इस तरह से ज़मीन पर बैठ जाओ, ये करो, और गाड़ी ऊपर जिस तरह से उनका हमला हुआ, लेकिन वो इस्लामाबाद पहुँची और उन्होंने पूरी दलेरी के साथ मुकाबला किया। तो मेरा ख्याल है उनको पंजाब का सदर बनाने की, और जितनी मुतहरिक हैं वो इस उम्र में भी, उनको सदर पंजाब का बनाने का फ़ैसला किया गया, और ये मेरा ख्याल है अच्छा फ़ैसला है। बावजूद इसके कि उनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो अभी कैंसर से उन्होंने सर्वाइव किया है, रिकवर कर रही हैं, और ज़ाहिर है उसकी ट्रीटमेंट तो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन बहरहाल फिर भी जितनी दलेरी और जवामर्दी के साथ और जितनी हिम्मत के साथ वो काम कर रही हैं, तो उनको सदारत देने का फ़ैसला किया गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर और आज के अखबारात में बड़ी प्रोमिनेंस के साथ शाये हुई है, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की स्क्रीनिंग की ज़िम्मेदारी अब ऑफिशियली ISI को दे दी गई है। पहले वो ये जिम्मेदारी शायद अनऑफिशियली अदा कर रहे थे, लेकिन अब ऑफिशियली उनसे कहा गया कि आप, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि आप जिम्मेदार हैं सरकारी अफसरान की अपॉइंटमेंट और इंडक्शन के, कि आप क्लियरेंस देंगे कि जी इसको लगाया जाए ना लगाया जाए। अब मुझे नहीं पता कि इसकी वजूहत क्या हैं। ज़ाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये तो ठीक है कि आप उसकी एक बंदे के बारे में रिपोर्ट देंगे, लेकिन क्या हुकूमत के लिए जो ISI की रिकमेंडेशन होगी ये बाइंडिंग होगी या नहीं, ये एक अलग सवाल है। क्योंकि अगर तो ये बाइंडिंग होगी तो फिर तो इसका मतलब है कि ये रिकमेंडेशन नहीं है, फिर तो ये इख्तियार है जो ISI को दे दिया गया कि जी आप अपॉइंटमेंट करेंगे, क्योंकि बाइंडिंग है, जो आप कह देंगे वही लगेगा, तो ये बाइंडिंग है। और अगर बाइंडिंग नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी के बंदे लगाए। अगर अपना को बंदा अपॉइंट करना है तो ऐसे कह भी देगी कि जी इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये फवाद हसन फवाद पर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, को चेयरमैन नायब ना लगाएं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, लगाएंगे। अगर ऐसा कह भी देती है कि जनाब ये जो IG साहब हैं इनके ऊपर जो सेफ सिटी कैमराज हैं इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, या ये फ़लाँ साहब जो हैं ये अगवा की मुकदमात में या अगवा की कार्रवाइयों में ख़ुद मुलव्वस रहे हैं, लेकिन अपना बंदा लगाना है, उसको IG इस्लामाबाद लगाना तो लगाना है। तो ये तो फिर इस एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है? और अगर बाइंडिंग है तो फिर तो ये अपॉइंटमेंट का इख्तियार है, फिर रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरा ये कि क्या हुकूमत जो है ISI की क्लियरेंस के बगैर कोई तकर्रुरी ख़ुद भी कर सकेगी? वही बात है, क्या उसको मानना पाबंद होगा ही नहीं? तो ये कई इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं वो इस पर हैं। और दूसरा यह है कि ज़ाहिर है ये कि इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि फ़ौज का एक इदारा है, पाकिस्तान की फ़ौज का एक इदारा है। तो सिविलियन बालादस्ती का जो एक नैरेटिव हमेशा नून लीग का रहा है, और जमहूरी बालादस्ती का जो रहा है कॉन्सेप्ट, और जमहूरी इदारों में भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ मौजूद हैं, IB है, IB है और एजेंसीज़ हैं। फिर जो है वो कई ऐसे इदारे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं। तो फिर मेरा ख़्याल है कि हुकूमत के पास और भी ऑप्शन शायद हो सकते थे, लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इससे शफाफ तरीके से बेहतर अपॉइंटमेंट्स सामने आएँ और इसका फ़ायदा हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।